साथ दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान विशेषज्ञ संजय चड्ढा जी जुड़ गए हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, वेलकम टू माय शो। संजय चड्ढा जी आपके पास। संजय चड्ढा जी, कानून क्या कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नैतिकता का तकाजा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करने वाले नायडू साहब ने बता दिया कि वो तो कहते हैं कि नैतिकता के तकाजे में तो बहुत गलत है, पर कानून क्या है, छूट दे देता है और उसी लूपहोल का फायदा उठाया जा रहा है यहां पर। अभिलाष जी धन्यवाद। और मेरी आवाज तो पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल संजय जी। जी, तो मैं जो एक पृष्ठभूमि है वो ये है कि कानून की व्यवस्था जो है बहुत सहज है कि किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति या पार्टी या कोई भी राजनेता किसी भी प्रकार से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, गिफ्ट देके या फिर उस कोई नई स्कीम्स लॉन्च करके या कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स देके, किसी भी तरीके से अगर वो इन्फ्लुएंस करता है तो वो कानून के हिसाब से सही नहीं है और ऐसा चुनाव नहीं चल सकता। ये तो एक परिपाटी है, ये एक बात है। अब आ जाते हैं आचार संहिता की एक डेडलाइन बनाई जाती है, जो जब चुनाव की तिथि नियत हो गई और चुनाव का सब कुछ निर्धारण हो गया, अब उसकी एक तिथि आ गई, उससे पहले से चुनाव आचार संहिता लग गई। अर्थात उस वक्त से जो राजनीतिक पार्टी वहां पे पॉलिटिकली एक्टिव है, अर्थात वहां पे राज कर रही है उस राज्य में, अगर किसी राज्य को हम ले रहे हैं तो उसके किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने का, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उनके पास कोई भी पावर नहीं बचती है, क्योंकि आचार संहिता हो जाती है। और उनको अगर कोई निर्णय लेने हैं जो कि रेगुलर बेसिस के हैं, जिनके बगैर देश चल ही नहीं सकता, प्रदेश चल ही नहीं सकता, तो सिर्फ उसी तरह के निर्णय लेंगे वो। तो ये भी हमें बचाती है। अब आ जाता है कि किसी ने कहा कि भाई सबको पता होता है कि भाई जनवरी में चुनाव है, तो आज नवंबर चल रहा है, थोड़े दिन बाद तो चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो क्या 3 दिन पहले चुनाव जो आचार संहिता है वो 10 दिन बाद लागू होनी है, उन 10 दिनों में कोई निर्णय हो जाए। तो इन तमाम चीजों को निर्धारित करने से कि भाई कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, इसका अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को दिया गया है। और चुनाव आयोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बहुत स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है निष्पक्ष, निर्भीक और बिना किसी उसके आपको स्वच्छ चुनाव करना है। ये उसकी ड्यूटी है सबसे अहम। और इसी संदर्भ में अगर मैं आपको उदाहरण देना शुरू करूं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जहां पे चुनाव आयोग ने ऐसी नई स्कीम्स को, चाहे वो आचार संहिता से पहले भी हुई हो, प्लीज ये माइंड करिए, बहुत अहम बात है। अगर ऐसी कोई स्कीम, जैसे कि राजस्थान में एक स्कीम आई थी, मुझे लगता है वो जो स्मार्टफोन्स की, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन्स, उसको जब वितरण हो रहा था, चुनाव आयोग ने कहा ये गलत है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा, इसको रोक दीजिए। इसी प्रकार से तेलंगाना में मुझे याद पड़ रहा है एक स्कीम थी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर किसान योजना है, उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर किसान योजना के तहत कुछ 1 रुपया, 2000 रुपए या 1800 रुपए प्रत्येक किसान के अकाउंट में डालने थे, तो चुनाव आयोग सामने आया और उसको रोका। तो आपके माध्यम से ये तो मैंने बताने का प्रयास किया कि ये चुनाव आयोग का सर्वोपरि एक कार्य है कि उनको रोकना है, किसी भी प्रकार से चुनाव में ऐसे एक्ट ना हो कि आप ऐसी पोजीशन पे हैं, अर्थात आप सरकार में हैं, आप ऐसे एक्ट करके, ग्रांट्स देके, कैश डिस्ट्रीब्यूशन करके, ऑन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करके, या आपकी भाषा अगर मैं आपके शब्दों को चुराऊं, रेवड़ियों को बांट के चुनाव में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसा इन्फ्लुएंस कानूनी तौर पे स्वीकार योग्य नहीं है। और ऐसे इन्फ्लुएंस को इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली रोकने का पूरा अख्तियार है, राइट है और सब कुछ है। चलिए ठीक है, ये मैंने कानूनी व्यवस्था बताई। ठीक है संजय जी। तो संजय जी, अगर इसको लेकर के कांग्रेस, एडीआर या कोई भी सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट आता है, तो क्या आपको लगता है कि वहां से कोई रास्ता निकल सकता है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगे? क्योंकि ये तो वाकई में देखा जा रहा है, मेरे पास तो अभी हाल ही के 3-4 साल के अंदर के 5 राज्यों के डेटा है कि जहां जहां रोक लगा दी वहां वहां सरकारें निपट गई, जहां जहां छूट दे दी वहां वहां सरकार रिपीट हो गई।
और ये सीधे सीधे सरकारों के फेवर में चीजें जा रही हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए चुनाव आयोग के इस काम को इंटरवीन किया जा सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में है क्या? अभिलाष जी, पहले तो आपको मुबारक कि आपने आपकी इतनी गहन स्टडी रही कि आपने वो आंकड़े निकाल के हम सब लोगों के समक्ष रखे, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम है, नायडू जी ने कहा कि शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं, ऐसी प्रबुद्ध और बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही कार्य नहीं कर पा रही है तो आप जा सकते हैं जुडिशरी के समक्ष, आप कह सकते हैं कि ये देखिए ये आंकड़े हैं, और इससे पहले क्या कदम उठना चाहिए वो भी मैं छोटे से संक्षेप में 2 लाइन में बताने का प्रयास करूंगा कि ये एक पूरा लॉ का एक पुराना एक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो यहां पे लागू नहीं होता, वो अलग वो है, लेकिन यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जरूर लागू दूसरे अंदाज में होगा। शाब्दिक उसका शब्द कुछ और होगा, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का फॉर्मूला अर्थात ये निकाला जाए कि ये योजना के विषय में कब सोचा गया। नंबर दूसरा, ये योजना जो है इसमें कहां से पैसा आया, बजटरी एलोकेशन, ये 3 बातें। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इन जो योजनाओं को पैसे इस समय पे, जिस समय पे इसको अनाउंस किया गया है, जिस समय पैसा वितरित किया गया है, क्या ये किसी भी प्रकार से वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो लिफ्ट करके अंदर का देख के सारी व्यवस्था को और इस चीज का निर्णय लेना बहुत आवश्यक है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन ये कब करेगी? जब कोई शिकायत होगी, और अगर इलेक्शन कमीशन उस पर कार्य नहीं करती है तो जो शिकायत करता है पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास पूरा अधिकार है, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट व अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे भी कानून को अगर ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा किसी भी प्रकार से, उसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। ठीक है संजय जी। तो